नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं तहलका का तहलका कांड। अब तक इन्होंने कई ऑपरेशन किए और हर ऑपरेशन को कोई ना कोई नाम दिया। जब आज तरुण तेजपाल की ही बारी आई तो हमने सोचा कि इस कार्यक्रम को नाम क्या दिया जाए। तब हमने दुर्योधन नाम सोचा, लेकिन दुर्योधन ने भी वो काम नहीं किया था जो काम तरुण तेजपाल ने किया। हमने रावण का नाम सोचा, लेकिन रावण का नाम भी उससे भी ज्यादा घिनौना कृत्य तरुण तेजपाल ने किया। इसलिए हमने ऑपरेशन राक्षस नाम दिया और आज के इस बिंदास में इसी ऑपरेशन राक्षस जो तहलका ने किया है, इसके ऊपर आपको बोलना है। तरुण तेजपाल जैसे लोग मीडिया की खाल ओढ़कर ऐसे शैतानी कृत्य करते हैं और ऊपर से सेकुलरिज्म का बुर्खा पहनते हैं। लेकिन अब ये तार हुआ है, ये बुर्खा फट गया है और इसके बाद जो सत्य वास्तव इनका शैतानी रूप जो दुनिया के सामने आया है, उसके बाद दुनिया को इनके प्रति सजा तय करने का अधिकार है और वो कड़ी सी कड़ी सजा तय करनी चाहिए, ताकि ऐसे भेड़िए जो इस रूप में अपने आप को छिपा के घूमते हैं, उनको सही सजा मिल सके। इन्होंने 2001 में ही तभी सबसे बड़ा घिनौना काम इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ वो किया था। वो इस देश के सैन्य अधिकारियों के लिए वेश्याएं भेजकर उनको मजबूर एक तरीके से किया, जिसके द्वारा उन्होंने उनका भ्रष्टाचार दिखाने का प्रयास किया। इस देश में इस प्रकार की पत्रकारिता कभी नहीं हुई थी, जो लोगों को मजबूर कर या षड्यंत्र में फंसाकर मन चाहे ढंग से एडिट कर उसको पत्रकारिता के नाम पर पेश करे। इनको इसलिए ब्लैकमेलर कहने का आरोप भी लगा, लेकिन अब इनका जो कृत्य हुआ है उस ब्लैकमेलर के मुंह पर कालीक पोती गई है और इसलिए ये ज्यादा भयानक है और इस पर उतने ही भयानक उपचार की जरूरत है। और इसलिए आपको हम सब बोलने का मौका दे रहे हैं। बिंदास के इस मंच पर आप अपनी बात को रखें, सिर्फ भाषा शब्दों का संयम रखें और हम ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा नंगा कर आपके सामने ला सके। आइए पहले मुद्दे पर नजर डालते हैं। गोवा का मनोरम समुद्री किनारे पर एक शानदार 5 सितारा होटल, देश के कथित बुद्धिजीवियों का लकदक जमावड़ा और इसी जमावड़े में मौजूद एक राक्षस। जी हां, कल तक देश दुनिया में तहलका मचाने वाला पत्रकार आज खुद ही अपनी काली करतूतों से सुर्खियों में है। देश की दशा और दुर्दशा बड़ी गहराई से विचार विमर्श करने के लिए जनपक्षधरता की पत्रकारिता का दावा करने वाला तहलका आज अपने ही पक्ष को लेकर पक्षपात कर रहा है। थिंक इंडिया कार्यक्रम में गहन चिंतन मनन के बीच तहलका के संपादक ने जिस मनोदशा को दर्शाया, उसने पूरा मीडिया जगत को शर्मसार कर दिया। चिंतन मनन करने के बाद थक चुके वक्ताओं और बुद्धिजीवियों के लिए समुद्र के किनारे शराब का समंदर भी लहराया गया। आरिफ लोहार का जुगनी से लेकर रेमो फर्नांडिस का पंजाबी पॉप के बीच तरुण तेजपाल थिरकने से खुद को नहीं रोक सकी। इसी हिलने डुलने के क्रम में तेजपाल का मन भी अपने ही कनिष्ठ को देखकर हिल उठा। अपने यहाँ काम करने वाले एक नौजवान पत्रकार पर तेजपाल हाथ फेर बैठा, वो भी एक नहीं 2 बार। नौजवान महिला पत्रकार खुद उनकी बेटी की दोस्त है। तेजपाल पर गोवा में बौद्धिक चिंतन और कॉकटेल का नशा ऐसा मिश्रित हो गया कि ना तो वो बेटी को पहचान पाए और ना ही उसकी दोस्त को। और तो और ये भी भूल गए कि जिस लड़की के साथ वो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, वो शायद उन्हें पत्रकारिता का आदर्श मानकर ही तहलका में नौकरी करने आई थी। थिंक इंडिया कार्यक्रम में तो इसे छोटी मोटी बात कहकर मामला रफा दफा कर दिया गया, मगर जब पीड़िता खुद दुनिया के सामने अपनी आप बीती सुनाई तो तरुण तेजपाल के पैर तले जमीन खिसक गई। बात जब तहलका की प्रबंध संपादक सोमा चौधरी तक पहुंची तो तेजपाल ने विदेशी अंदाज में किए गए पाप का देशी अंदाज में प्रायश्चित करने का ऐलान कर दिया। ऐसे में इस पाप के प्रायश्चित पर सवाल खड़ा होता है कि क्या तरुण तेजपाल के लिए किसी महिला के प्रति ऐसी घिनौनी हरकतों के लिए माफी मात्र से ही गुनाह खत्म हो जाता है। मगर अब तेजपाल के प्रायश्चित नुमा पत्र को आधार बनाकर गोवा पुलिस ने स्वयं ही शिकायत दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। तेजपाल ने बीजेपी के दामन पर जो दाग लगाया था, उसको धोने का इससे शानदार मौका और क्या हो सकता है।
ऐसे में बीजेपी तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बहुत सतर्क है। मनीष तिवारी कह रहे हैं कि इसे समझने के लिए बहुत समझदारी से कोई जांच आयोग बिठाना पड़ेगा। बीजेपी और कांग्रेस की कहानी तो अलग है, लेकिन तरुण तेजपाल को आसानी से सेक्स चिंतन से मुक्ति मिलने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। दिल्ली की चलती हुई बस में शराब के शिकार कुछ नौजवानों ने एक युवती को अपना शिकार बनाया था। कुछ उसी अंदाज में तेजपाल ने भी शराब के नशे में धुत होकर बुत बन गया। काम तो उन्होंने भी वही किया जो दिल्ली की चलती हुई बस में दरिंदों ने किया था। बस फर्क इतना था कि तरुण तेजपाल के हाथों में लोहे की छड़ नहीं थी। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि तहलका के ऑपरेशन राक्षस को क्या हो सजा। यह मुद्दा है और इस मुद्दे को आपको न्याय देना है। आइए कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं मीडिया के चरित्र पर बोलना चाहूंगा। आज की मीडिया हमारे देश को क्या सिखाना चाहती है और क्या दिखाती है। हाँ, हमारी ये मीडिया क्या दिखाती है और क्या कहना चाहती है ये पता नहीं। तो हमारे देश की मीडिया किसी पे आरोप लगे तो फड़फड़ करके किसी पे आरोप सिद्ध कर देती है, और जब अपने आप को देखते तो खुद चरित्र को देखते हैं तो खुद चरित्रहीन है, और अपनी बारी आती है तो बड़े साधुवादिता की बात करते हैं, और ऐसे चरित्रवान मीडिया वाले को ऐसे सजा दिया जाए कि ये भूल के गलत समाज में गलत मैसेज ना फैलाए, और खुद गलत करे तो ऐसा दंड का प्रावधान हो इनके खिलाफ। बिल्कुल, धन्यवाद। यही होना चाहिए। और इसलिए सुदर्शन चैनल पहला चैनल है जिसने इस तहलका के राक्षस कांड को, ऑपरेशन राक्षस को सबसे पहले, बाकी मीडिया के करीब 18 घंटे पहले उस दिन हम आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आए थे, और इसी का परिणाम था कि ट्विटर पर और फेसबुक सोशल मीडिया में इसका ट्रेंड चला, और उसके बाद बाकी मीडिया को भी इसके लिए आवाज उठाने को मजबूर होना पड़ा। कुछ लोगों ने दबे हुए अंदाज में, तो कुछ लोगों ने सिंपैथी के आधार पर सहानुभूति तैयार करने का प्रयास किया तरुण तेजपाल के लिए। लेकिन जब देश का आवाज इतना बढ़ चुका था कि मजबूरी में बाकी मीडिया को भी इसके पीछे लगना पड़ा। लेकिन ये लड़ाई बीच में ना छूट जाए, ये लड़ाई अंतिम क्षण तक पापी को पाप की सजा मिलने तक जारी रहनी चाहिए, और इसलिए हिंदुस्तान ने अपना आवाज मजबूत करना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। जी नमस्कार भाई साहब, मैं राजीव मिश्रा बोल रहा हूँ लखनऊ से। बोलिए। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका कि आप इस प्रकार का कार्यक्रम तुरंत मौजूद समय से लेकर के आते हैं और ज्वलंत समस्याओं पर आप जो है प्रश्न उठाते हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जिस व्यक्ति के लिए आप बात कर रहे हैं ये समाज के जिम्मेदार और मार्गदर्शक व्यक्ति हैं। हम तो समझते हैं कि भारत के कानून में इस तरह के लोगों के लिए दोहरी सजा की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जो समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, अगर वो इस प्रकार के अपराध करते हैं तो उनके लिए कुछ अतिरिक्त दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। निर्भया प्रकृति के जिस प्रकार के अपराध हुए उन सामान्य अपराधों में अगर सामान्य दंड है तो जिम्मेदार शख्सों को कुछ अतिरिक्त दंड अवश्य मिलना चाहिए। हमने आपसे पिछली बार कहा था कि इस समस्या का समाधान नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दे करके दिया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन धन्यवाद। लेकिन यही वो लोग हैं जो नैतिकता का झूठा ढिंडोरा पीटते हैं, उसके ठेकेदार बनते हैं, और उस ठेकेदार बनकर कई लोगों की अनैतिक तरीके से हत्या करते हैं, और उसके बाद जब खुद की बारी आती है तो बस छुट्टी पर जाने का बहाना ढूंढते हैं। अगले कॉल। जय हिंद। हेलो, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, ये जो आपने तहलका का ये दिखाया है, ये जो बिकाऊ मीडिया है ये ऐसे कर रहे हैं। हाँ, ये जो बिकाऊ मीडिया है यही ऐसे करते हैं। धन्यवाद। इसलिए ये बिकाऊ कौन है, असली कौन है, ये समझना जरूरी है। सबको एक नजर से मत देखिए, ये गलती किसी भी क्षेत्र में मत करिए, क्योंकि समाज ही इतना बिगड़ा हुआ है कि उसके प्रतिनिधि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हैं। बस आप उनको ढूंढ निकालिए, ऐसी घटना से उनके कौन सहानुभूतिदार है उनको खोजिए और उनको मार करके रखिए कि इनको भी नहीं छोड़ना है। अगले कॉल। जय हिंद।
हाँ नमस्कार सर। बोलिए। हाँ सर, ये तहलका के जो हैं क्या ये केवल कांग्रेस वाले उनके बारे में कुछ बुरा नहीं बोलने वाले हैं? जो हाँ। कांग्रेस पार्टी के लीडर है ना, एक भी बयान नहीं आया उनकी तरफ से। हाँ सर, और ये केवल दूसरे धर्म के लोगों को बदनाम करने के लिए ऐसे एक्टिंग ऑपरेशन करते हैं ये। तो सर बाकी सब ये आसाराम बापू जी का तो थोड़ा सा कुछ नहीं किए। धन्यवाद। इतना ये लोग वही लोग हैं जिन लोगों ने आपके सामने कुछ ऐसी ऐसी बातें रखी, हिंदू आतंकवाद की बात रखने वाले यही तरुण तेजपाल है जिसने दुनिया को इस एक पवित्र धर्म के बारे में भ्रमित करने में सहयोग किया। उस सहयोग की क्या राशि मिली हमको पता नहीं, लेकिन बड़ी कीमत इस धर्म को और इसके ऊपर श्रद्धा रखने वाले लोगों को चुकानी पड़ी है, जिसकी भरपाई अगले कई 100 सालों तक नहीं हो सकती। और इसलिए यह भी कहा जाता है कि ऐसे कई लोग, आसीमानंद हो, साध्वी प्रज्ञा हो, हिंदू आतंकवाद के नाम पर इन्होंने कई लोगों को, जिन जिन लोगों को बदनाम किया, उनकी हाय लगने का भी एक कारण हो सकता है कि इनका नंगा नाच सही समय पर सामने आया। अगले बात, जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, क्या कहना है आपको? हाँ सर, बोल रहा हूँ कि ये तेजपाल को तो मेरे हिसाब से फांसी होनी चाहिए। और इसके पीछे और भी बड़े चैनल भारत के अंदर चल रहे हैं जो अपने को बड़ा मानते हैं, उनके भी डायरेक्टर और एडिटर भी ऐसे कुछ मुख्य संपादक लोग, कुछ बड़े चैनल जो अपने को मानते हैं, उनका भी ऐसा स्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि उनका भी ऐसे ही यही रवैया अपना रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा, क्योंकि वो उनका भी पाप सामने आना चाहिए। प्लीज। धन्यवाद। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? जी, मुझे ये कहना है कि इनके जो मैनेजिंग एडिटर हैं, ये तो बोलते हैं कि ये इनका अंदरूनी मामला है। हाँ, ये इनका कौन सा अंदरूनी मामला है? ये पूरे देश का मामला है। मैं कहता हूँ पूरे देश का मामला है। मीडिया तो चौथा स्तंभ कहा जाता है देश का। अगर उनके ही लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो आप और लोगों की तो बात छोड़ ही दीजिए। बिल्कुल, धन्यवाद। जब मीडिया किसी के घर के अंदर घटने वाले बेडरूम के घटनाओं को भी खबर बनाता है, लेकिन अपनी घटनाएं भले ही सार्वजनिक स्तर पर घटती है, तब भी उसको अंदरूनी मामला कहकर दबाने की कोशिश करता है। घटना कितने दिन पुरानी है, लेकिन इसको बाहर आने में इतना टाइम क्यों लगा? अगर सुदर्शन टीवी ने आवाज नहीं उठाया होता तो शायद सार्वजनिक मंच पर ये आवाज भी नहीं उठता, और इसलिए ऐसे लोगों पर विशेष ध्यान रखना जरूरी है। अगले कॉलर, जय हिंद। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पत्रकार को तुरंत से जितनी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए देनी चाहिए, क्योंकि न्याय सभी के लिए समान है, चाहे वो पत्रकार हो या एक गरीब तबका हो या एक प्रधानमंत्री। मेरा कहने का मतलब है, अगर पत्रकार भी ये काम करने लगेंगे तो समाज में क्या मैसेज जाएगा कि उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, चाहे वो उनकी बेटी हो या उनकी बेटी की दोस्त हो, कोई भी हो, अगर आपने किसी के साथ भी गलत किया है तो सजा का हक आपको है और आपको सजा मिलनी ही पड़ेगी, मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। अपनी बेटी क्या, बेटी की दोस्त क्या, रिश्ते में कोई क्यों लगे क्यों, कोई भी पराई महिला जिसका सहमति आपसे नहीं है, उनसे अगर आप इस तरीके से पाप का खेल खेलेंगे तो रिश्ते में वो क्या है ये मुद्दा नहीं है, आपका कृत्य कितना घिनौना है ये मुद्दा है। अगले कॉलर, जय हिंद। हाँ, बोलिए। आज का जो ऑपरेशन है, हाँ, इसमें ऐसा है कि ऐसे लोगों को जो बिकाऊ मीडिया के लोग हैं, इनको रोड पर खड़ा करके चौराहे पर और ईंटे पत्थर से मारना चाहिए। हाँ, डायरेक्ट फांसी देने से कोई फायदा नहीं होगा, ताकि पूरी समाज इसको देखे। धन्यवाद। वैसे भी ये तो सजा तालिबानी है, लेकिन ये तालिबान को, नेताओं को बुलाता है। जो थिंक एक्सपो गोवा में जिसकी ये घटना घटी है, उसमें भी इन्होंने ऐसे तालिबानी नेताओं को बुलाया था जो तालिबान सरकार में मंत्री थे। दुनिया जिस तालिबान के नाम पर थूकती है उनका ये सम्मान कर रहे थे, तो उन्हीं के कानून की सजा इनको क्यों न दी जाए, ये भी मांग लोग कर रहे हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। पांडे झांसी से बोल रहे हैं। बोलिए। इन पर बिना मुकदमे में समय नष्ट किए इनको फांसी दे देनी चाहिए। अगर इन पर मुकदमा चलाने में समय बर्बाद किया गया
तो समाज में क्रिमिनल्स में ये मैसेज जाएगा कि मुकदमा लड़ लिया जाएगा। निसंदेह ये बहुत बड़ा क्राइम है और क्रिमिनल्स बाद में वकील के द्वारा लड़की की ही दुष्चरित्र ये बदनाम कर देंगे। इस तरह के अल्टरनेट ये क्रिमिनल सोच लेंगे, इसलिए केवल फांसी और फांसी भी इनको देनी चाहिए। भारत माता की जय। धन्यवाद। क्योंकि इन्होंने खुदा खुद कबूल कर लिया है, इसलिए केवल बात सजा तय करने की है, इसकी बाकी चीजें देखने के लिए मुकदमा लंबा चलाने की जरूरत नहीं है। और गोवा सरकार ने भी इस विषय में जल्दी से जल्दी कार्रवाई के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाना चाहिए और अपने ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद जी। जय हिंद। बोलिए। ये आज का जो विषय है तरुण तेजपाल का जो मैटर है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकारिता पे जो कलंक लगा है, और वैसे भी बहुत सारे पत्रकारों ने पहले ही बहुत सारा कलंक लगा रखा है पत्रकारिता के ऊपर, लेकिन ये तो नीचता की अति हो गई है अब। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों को ऐसा घमंड हो गया है अपने ऊपर, उन्हें ऐसा लगने लगा है कि वो जो कुछ भी करेंगे पत्रकार होते हुए, और खास करके कांग्रेस की गोद में बैठ करके वो कुछ भी करेंगे तो उनको सब कुछ माफ हो जाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि इस देश में अभी भी न्याय प्रणाली थोड़ा काम करती है, और ऐसी घिनौनी हरकतों को मतलब छोड़ा तो जाना ही नहीं चाहिए, माफ तो नहीं किया जाना चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। इन्होंने पत्रकारिता को एक हद तक, इतने नीचे हद तक गिराया है जितना अभी तक किसी भी पत्रकार ने नहीं किया था। आप देखिए झूठे आरोपों का और स्टिंग के नाटकों का जो इन लोगों ने तमाशा किया, और उसके बाद नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए, और बहुत मतलब अब आप देखिए कांग्रेस की आवाज नहीं निकल पा रही इस विषय को उठाने में, और गोवा में रह करके वो कांग्रेसी दूसरों को तो हिटलर बता रहे हैं पर तरुण तेजपाल के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप देखिए बहुत सारे पेड पत्रकार जैसे बरखा दत्त हैं, सागरिका घोष जैसे लोग, ये लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते आ रहे हैं। अब देखिए धीरे धीरे इन सब की ये जो मानसिकता है ये उजागर तो हुई है, अब ये अपने ही बनाए हुए मोह का फल भुगत रहे हैं, और इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद। सुरेश दादा नमस्कार। बोलिए। आज वो स्थिति आ गई है कि इनका असली चेहरा सामने आ चुका है। हाँ। ये स्वार्थ से परिपूर्ण है। आज इनका चाल चरित्र और चेहरा सामने आ चुका है। एक वो पत्रकार थे जो पूरी दुनिया में भारत के पत्रकार एक लोकतंत्र का स्तंभ हुआ करते थे। आज पत्रकारिता में इतनी गिरावट आ चुकी है कि यह पूजनीय व्यक्ति को वह अपराधी बनाते हैं, और स्वयं जब अपराधी साबित होने की बारी आती है, जब ऐसा उनका कुकृत्य सामने आता है, तो आपके चैनल के अलावा बाकी सब चैनल चुप बैठे हुए हैं। इनको कड़ी सजा होनी चाहिए, और इनकी पूरी असलियत पूरी असलियत समाज के सामने आनी चाहिए। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ जी सर नमस्कार। सुदर्शन टीम की सभी को धन्यवाद। मैं राधेश्याम बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ। इन जैसे राक्षसों को तो राम जी के लिए आना पड़ेगा। ये दिल्ली सरकार और ये हमारी सरकार तो ये कुछ करेगी नहीं, वर्तमान सरकार, इसे तो राम जी ही सजा देंगे, यही कहना है हमारा। धन्यवाद। ये गोवा में घटना घटी है और गोवा सरकार ने इसको तुरंत अति शीघ्र गति से एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो न्याय के नाम पर अन्याय भी इतने शीघ्र गति से करते थे कि सामने वाले को सोचने का मौका तक नहीं देते थे। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी बोलिए। सुरेश जी, मैं जल्पा मित्रा बोल रही हूँ बॉस्टन से, और मेरा सवाल यह है कि जो आसाराम बापू का केस था, जो कि अब 3 महीने हो चले हैं और अभी तक कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ, और मीडिया ने इतना ज्यादा उछाला है, और अभी जब तेजपाल का आया है तो मिस शोभा जी जो अपने आप को बहुत अच्छी पत्रकार बताती हैं और एक लेडी होने के नाते वो बोल रही है ये इंटरनल मैटर है और हम अपने आप सॉल्व कर लेंगे, ये काहे का न्याय है? मीडिया ने तो हद कर दी है। कोर्ट भी खुद है, जज भी खुद है, क्राइम भी खुद करते हैं और फिर अपने आप को सजा देने का फैसला भी खुद करते हैं। ये काहे का न्याय हुआ कि हम 6 महीने की छुट्टी पे जा रहे हैं? उनको तो पक्का जेल होनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। ये कहाँ का न्याय है? खुद ही सजा तय कर ली, 6 महीने की छुट्टी पे जा रहे। तरुण तेजपाल जी, ये भी बता दीजिए कि किस रिसोर्ट में ऐश करने जा रहे हैं, तो लोगों को आपकी सजा की व्याख्या भी पता चल जाएगी। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए।
सर ऐसे लोगों को तो सड़क बीच बाजार में लाके और फांसी की सजा दे देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं वो एक स्तंभ के तौर पर माने जाते हैं, जो पत्रकार है वो स्तंभ के तौर पर माने जाते हैं, और वही लोग ऐसे करेंगे तो बाकी आम जनता से हम क्या उम्मीद करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। हम पर यहाँ पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल चाहे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं तहलका के ऑपरेशन राक्षस का। ये ऑपरेशन आप दुनिया देख रही है, लेकिन दुनिया के सामने लाने का सबसे पहला काम सुदर्शन ने किया है। ये आपकी हिम्मत के कारण, और आपकी हिम्मत आगे भी तब तक जारी रहनी जरूरी है जब तक इनको सजा ना मिले, और ऐसा करने वाले और भी जो तेजपाल है उनकी तेजी खत्म ना हो। आइए कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। नमस्कार सुरेश जी, क्या कहना है आपको? मुझे ये कहना है कि आप लोग एक विषय आज जो चल रहा है उस विषय के अलावा मैं एक विषय आपसे बताना चाहता हूं। साध्वी प्रज्ञा रिलीज हो चुकी हैं। इस विषय को मेरी आपसे विनती है, आप क्यों नहीं ला रहे हैं? नहीं, हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है। धन्यवाद, हम जानकारी लेंगे और तब इस विषय पर बात करेंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ सर नमस्कार। क्या कहना है आपको? सर मुझे तो पहली बात आपको धन्यवाद देना है इसके लिए कि आपने जो प्रयास किया सुदर्शन न्यूज के द्वारा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बोलिए बोलिए। बस इतना ही कहना था, बाकी धन्यवाद। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए तो आप लोगों के कॉल और आपकी प्रतिक्रिया ही काफी है, उसके लिए अलग से समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। फिर भी धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, मैं मुजफ्फरनगर से घनश्याम बोल रहा हूँ। बोलिए। इनका पता लगा है कि इनके जो है महिला इनकी लड़की की दोस्त थी। हाँ। और अपनी लड़की की दोस्त के साथ में ऐसा करते करके इन्होंने बहुत ही घटित काम किया है। हाँ। जिसने अपनी लड़की की दोस्त के साथ में इतना घटित कार्य किया है कि समाज में उससे इतना बड़ा पत्रकार होने के अपना बताता है, इतना बड़ा पत्रकार हूं मैं, उसके बावजूद इसने ऐसा घटित कार्य किया है जो बिल्कुल क्षमा के योग्य नहीं है। और मेरी सब जानकारी में आया है कि ये कपिल सिब्बल का भांजा है। ये जानकारी तो हमारे पास नहीं है। हालांकि आजकल सिब्बल और इन लोगों के साथ रिश्ते जोड़ने वाले कई पोस्ट सोशल मीडिया में दिखते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। हाँ मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। मैं ये बात कहता हूँ आपके माध्यम से, मैं जरा मीडिया को कहना चाहता हूँ। हाँ। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो मीडिया वाले तो ऐसे केस को दिखाते नहीं है, और जो एक सच्चा एक देश गरीबों की सेवा करने वाला जो एक आसाराम जी बापू है, उनको कई महीनों से उनका इतना सीधा साधा है, तो जिसको स्कैंडलाइज करके दिखा रही है। धन्यवाद। इन्होंने एक विशेषांक निकाला था आसाराम बापू के ऊपर, और पूरा की पूरा अंक जितना इनका तहलका का मैगजीन है, करीब करीब सारे पेजेस उस विषय के लिए दिए थे। हम तहलका के संपादक, मैनेजमेंट, उन सबको आह्वान करते इस कार्यक्रम के द्वारा कि अब आप अगर सच्चे पत्रकार है, हालांकि हमें इस पर संदेह है, बल्कि भरोसा है कि आप नहीं है, लेकिन फिर भी इसको अगर आप साबित करना चाहते हैं तो उसी तरीके का पूरा अंक इस मैटर पर भी निकालिए, तब हम देखेंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जी बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। आज का जो मुद्दा उठाया आपने, हाँ, बलात्कार शोषण के ऊपर, इसमें जितने भी अगर शोषण होते हैं उसमें पुलिस एकदम एक्शन नहीं लेती। हाँ बिल्कुल, इसमें एक्शन नहीं लेती। आप इसमें कानून जो बनाया है, मान लो तीनों आदमियों को फांसी की सजा हो सकती है, इसमें भी इनको दोनों आसाराम बापू हैं, ये है इनको सरकार को। धन्यवाद। पुलिस की जो भूमिका पर आपने सवालिया निशान उठाया है, ये वाजिब है। हम यहाँ पर कारणों पर नजर डालते हैं कि आखिर हम आपको ऐसा क्यों पूछ रहे। देखिए, उम्र की सहकर्मी का यौन शोषण। तहलका के संपादक ने जिस लड़की का यौन शोषण किया है, वो लड़की तेजपाल की बेटी की सहेली है।
पीड़ित लड़की यौन शोषण के वक्त याचना करती रही, मैं आपकी बेटी के समान हूं, आपकी बेटी की दोस्त हूं, लेकिन इस राक्षस ने दोबारा उसका यौन शोषण किया। खुद सजा देने का ढोंग करना। तरुण तेजपाल ने यौन शोषण के आरोप स्वीकार करके खुद को पत्रिका के संपादन पद से हटा लिया है। यह तो ऐसा ही हुआ जैसा सोच हुए खाकर बिल्ली हज को चली। मतलब साफ है, खुद को पाक साफ दिखाना चाहता है। उसने स्वीकारोक्ति में कहा, मैं परिस्थितियों पर काबू ना करने की वजह से फंसा। जो लड़की बार बार याचना कर रही है अपने आप को बचाने की, फिर भी कोई राक्षस नहीं मानता, तो क्या वो परिस्थितियों का दोष है? पत्रिका प्रबंधन का ढुलमुल रवैया। तहलका की प्रबंधन संपादक ने हालांकि आरोपों को देखने की बात कही है, लेकिन प्रबंधन कार्रवाई करने के नाम पर केवल बातें कर रहा है। मीडिया के दबाव में यौन शोषण मामले के लिए जांच कमेटी बनाई है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह जांच कमेटी आरोपी को सजा दिला पाएगी? तेजपाल का तहलका के नाम पर ब्लैकमेल का धंधा। तहलका पत्रिका के नाम पर तरुण तेजपाल ने लोगों के ब्लैकमेल करने के कई मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही सच्ची पत्रकारिता के नाम पर भी लोगों से चंदा उगाही के कई मामले हैं। केंद्र सरकार का तहलका सेक्स स्कैंडल पर चुप्पी साधना। देश का एक जाना माना पत्रकार अपनी बेटी की उम्र की महिला का यौन शोषण करता है। आरोपी खुद ही आरोप स्वीकार करता है, लेकिन केंद्र सरकार किसी भी जांच या कार्रवाई की कोई बात नहीं करती। केंद्र सरकार के मंत्री कहते हैं, अगर कुछ होगा तो बोला जाएगा। ये कारण है जिस कारण से हम इसको ऑपरेशन राक्षस कह रहे हैं और आप लोगों को प्रतिक्रिया मांग रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद सर। नमस्कार सुरेश जी। हाँ सुरेश जी, मैं आपके प्रोग्राम को बधाई देता हूँ और हमारे देश के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो। हाँ हाँ सर, ये तो तेजपाल बहुत बड़ा पाप किया है। इसको तो मेरे हिसाब से तो फांसी तो होनी ही चाहिए। धन्यवाद। कई लोग फांसी की मांग कर रहे, कई लोग भर चौराहे में खड़ा कर पत्थर मारकर सजा देने की बात कर रहे। विभिन्न प्रकार की सजाएं हमारे सामने आ रही है और भी कई कलर जो है उनकी बात भी सुनते हैं। जय हिंद। बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। नहीं, ये कोई दूसरा है, प्रेम सिंह जी का कॉल है। बोलिए बोलिए। हेलो सुरेश जी नमस्कार। भाई नमस्कार ही करते रहेंगे तो तेजपाल और बलात्कार कर जाएगा। बोलिए। जो आपने ये राक्षस की बात उठाई है तरुण तेजपाल, ये तरुण तेजपाल बहुत पहले से ही राक्षस हैं। इनका आपने एक स्टिंग ऑपरेशन जो बहुत ही प्रचलित हुआ था, डीपीएस आरके पुरम, उसी समय से जनता को समझ जानी चाहिए थी कि ये किस तरह की पत्रकारिता करते हैं। इतने शर्मसार पत्रकारिता जो किसी लड़की को बदनाम करने के लिए किया जा रहा हो, वो पत्रकारिता हो ही नहीं सकता। और तरुण तेजपाल को पत्रकार आप किसी मायने में कह नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे लोगों को वैसे भी पत्रकार नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिस पत्रकारिता की खाल ओढ़कर लोगों के सामने पत्रकार बनकर ये ड्रामा करते थे, वो रूप इनके सामने लाना जरूरी है। और इसलिए हमने आपके सामने आज का ये मुद्दा उठाया है। हम आपके पास स्क्रीन पर वो सारे तर्क, प्रतिक्रियाएं और लोगों की रिएक्शन भी दिखा रहे हैं जो लोगों ने सोशल मीडिया के द्वारा हम तक पहुंचाई है। साथ साथ में हम आपको बाबा रामदेव ने इस विषय पर क्या कहा ये भी दिखाते हैं। बाबा रामदेव की ये प्रतिक्रिया। पत्रकारिता में ये बहुत बदनाम व्यक्ति जिसका नाम तरुण तेजपाल, जो दुनिया में तहलका करता था, उसने खुद एक बहुत बड़ा तहलका कर दिया और वो भी कांग्रेस की शह पर ही चलने वाला पत्रकार ज्यादा था, अपना स्वतंत्र रूप से काम करने वाला कम। लेकिन अब जब उसका असली चेहरा और चरित्र लोगों के सामने आ चुका है, तो मैं कहना चाहूंगा पूरी मीडिया को भी ऐसे दुराचारी व्यभिचारी किस्म के व्यक्तियों का बहिष्कार करना चाहिए और उनको तुरंत गिरफ्तार करके उनके किए की सजा दिलानी चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो लोकशाही का तीसरा स्तंभ है ये पत्रकारिता, हाँ, उसके ऊपर भी कुछ गाइडलाइन कायम करने का वक्त आ गया है, ऐसा मुझे लगता है कि भैया इसके लिए भी कुछ संसद में कानून पारित करके इसके लिए भी आप कुछ गाइडलाइन कायम करें, जिसके कि यह पत्रकार लोग जो कि बहुत ज्यादा क्राइम कर रहे हैं, खुद ही मेरे नजर में एक क्राइम ही है ये नहीं, बहुत से और भी क्राइम है, चोरी मारी करते हैं ये, और ये घूस लेते हैं, कुछ लोगों को बदनाम करते हैं, जैसे कि हमारे आसाराम बापू को भी हुआ है बदनाम। मुझे नहीं लगता है कि आसाराम बापू पर इतने बड़े इतना बड़ा उन्होंने क्राइम किया होगा, ऐसा मुझे संशय है। मैं हेलो सर, अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम आपके सामने लगातार वो सारे तर्क दे रहे हैं। हम आपको कहते हैं कि ये वो जावेद अख्तर है जिन्होंने उनका समर्थन करने का प्रयास किया है। जावेद अख्तर क्या है, उनके विचार क्या है, ये भी हम जानते हैं। और जावेद अख्तर जैसे लोग ही है जो तरुण तेजपाल को यहाँ पर जीवित करते हैं। एक और भी ये जावेद अख्तर का ये बयान है, और इसके साथ साथ ये उनके काली करतूत को दिखाने के बजाय उनकी साहस की तारीफ करते हैं। इनके ऊपर भी कोई डायलॉग लिखने के लिए भी आगे पीछे नहीं जाएंगे और अपनी प्रतिभा ऐसे गंदे नंगा नाच करने वाले लोगों के लिए ये जरूर खर्च करेंगे। इसके साथ एक और आपत्तिजनक बात आई है, वो है जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने राम गोपाल वर्मा और मधुर भंडारकर को ये कहा है कि इसके ऊपर कोई फिल्म बनाइए। एक मुख्यमंत्री को ऐसा जो आरोपी है उसको सजा देने की बात करनी चाहिए, उस पर कमेंट करने के बजाय इन्होंने राम गोपाल वर्मा और मधुर भंडारकर के एडवाइजर की भूमिका निभाना पसंद किया। किसी विषय पर आरोप अगर आप नहीं कर सकते, किसी विषय पर आप अगर अपना पक्ष खुला नहीं, ओपनली नहीं आ सकते, तो उसको भ्रमित करने का काम ऐसे लोग करते हैं। और इसलिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने यही किया है। अगले कॉल। जय हिंद। हाँ चौहान जी, हेलो, बोलिए। हाँ हाँ चौहान जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैं रमेश यादव बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। बोलिए रमेश जी। हाँ मैं बोल रहा हूँ जी, ये जो अभी तेजपाल का जो कार्यक्रम दिखा रहे हैं, आपको लाख लाख प्रणाम है जी। आप ऐसा कार्यक्रम जो चालू करते हैं, आप पूरा बेखौफ उसको बिंदास दिखाते हैं, वो बहुत ही अच्छा है। लाख लाख आपको शुक्रिया, आपको प्रणाम है। ऐसा कार्यक्रम बाकी मीडिया वाले पूरा गलत दिखाते हैं, वो अनुचित है। ये ऐसा आप कार्यक्रम जो चलाते हैं वो बहुत ही सराहनीय है। आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। संत आसाराम बापू जी हमने चैनल ही इसीलिए शुरू किया है कि ऐसे जो लोग हैं उन लोगों को आपके सामने ला सके। अगर इस बार तरुण तेजपाल के मामले पर कोई चुप बैठेगा तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले आवाज सुदर्शन ने उठाई और इसी का परिणाम है कि कुछ चोरों को चुप रहते हुए भी क्यों नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी आवाज उठाना हमने मजबूर कर दिया। हम परिणाम यहां पर देखते हैं कि क्या परिणाम होंगे अगर ऐसे ऑपरेशंस नहीं रोके गए। तरुण तेजपाल जैसे संपादकों का पर्दाफाश नहीं होगा। तरुण तेजपाल पता नहीं कब से इस तरह के मामलों को अंजाम दे रहा था। आज एक बहादुर लड़की सामने आई, उसने इस राक्षस का पर्दाफाश किया है। जो व्यक्ति अपनी बेटी की सहेली का यौन शोषण कर सकता है, वो दूसरों को क्या छोड़ेगा। ऐसे और भी कई लोग इस व्यवसाय में लिप्त हैं। तरुण तेजपाल को सजा नहीं मिलेगी। तरुण तेजपाल को बचाने का हर प्रयास किया जा रहा है। तहलका का प्रबंधन तंत्र मीडिया में बात आने पर जागा, नहीं तो इस पूरे मामले को दबा दिया जाने का पूरा प्लान था। जब मामला मीडिया के सामने आ गया, तब तेजपाल भला बनने की कोशिश करने लगा। तेजपाल जैसे लोग सहकर्मी महिलाओं का यौन शोषण करते रहेंगे। तरुण तेजपाल तहलका का संस्थापक संपादक है। उसने अपने आप को सजा देने के लिए पत्रिका के संपादक पद से 6 महीने के लिए अपने आप को अलग कर लिया है। लेकिन क्या वो व्यक्ति जिसका पत्रिका में मालिकाना हक है, वो पत्रिका से अपने आप को अलग कर पाएगा? पीड़ित महिला को न्याय नहीं मिलेगा। वैसे तो कुछ लोग पीड़ित महिला को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इनमें बॉलीवुड के जाने माने कथाकार और पटकथा लेखक
जो कि तेजपाल को चंदा भी देते हैं। पीड़ित लड़की को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या ऐसे लोग कभी पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की भी बात कर सकते हैं? जो व्यक्ति एक यौन शोषण आरोपी का साथ दे वो और भी बड़ा आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिला शोषण के लिए स्पष्ट कानून बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला उत्पीड़न के लिए सभी ऑफिस में विशाखा दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें हर ऑफिस में महिला दुर्व्यवहार के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन 70 से 80% ऑफिस में ऐसा नहीं हो रहा है। ये परिणाम होंगे अगर ऐसे ऑपरेशन के खिलाफ आप ऑपरेशन नहीं करेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार सर। बोलिए सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो हमारे पूजनीय ये जो हमारे हैं, हेलो बोलते रहिए आप आवाज जा रही है? चलिए धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्ते सर। बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ कि इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है तरुण तेजपाल ने। हाँ फिर कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? क्या उनको फिर वो कमेटी में ये बोलने का है कि भाई आप अपना ये जो है उसको पलटा दो? हाँ क्या करना चाहती है सरकार? क्या करना चाहती है? निर्दोष से हजारों लोग जेल में पड़े हुए हैं और ये जो इसने गुनाह कबूल किया है उसको अरेस्ट नहीं कर रही पुलिस। क्यों देश में किस तरीके से चल रहा है? धन्यवाद। बड़ा अच्छा मुद्दा आपने रखा है कि अब इंक्वायरी आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जब उन्होंने गुनाह कबूल किया है, सारी बातें सामने आई है, उन्होंने अपने आप को सजा भी दी है। अब ऐसे में सजा का केवल दायरा तय करने की जरूरत है। जब गुनहगार खुद कहता है कि मैंने गुनाह किया है तो उसको सजा केवल तय करनी चाहिए और ये जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। अगले कॉल। जय हिंद सर। बोलिए। मेरा ये आपसे सवाल है कि जैसे यौन उत्पीड़न के आरोप में आशाराम जी को 3 महीने से बेल नहीं मिल रही, जो कि आरोप साबित नहीं हुए थे, इसी प्रकार ये तेजपाल के जो है सारे आरोप सिद्ध हो गए हैं, क्या इनको भी कानून और सरकार 3 महीने तक बेल नहीं देगी? मेरा सवाल ये है। यही तो अब देखना है कि कानून किसके लिए क्या काम करता है। यही तो अब समझना है कि मीडिया किसके लिए क्या काम करता है। यही तो समझना है कि देश भर में जो महिला एक्टिविस्ट है वो अब इस विषय पर क्या बोलती है। अब तक तो किसी ने उतना आवाज नहीं उठाया जो अन्य मामलों में उठाया जाता है। वो यहां पर अब क्यों नहीं है, ये भी सवाल जरूरी है। अगले बात। जय हिंद। सुरेश जी जय हिंद। बोलिए। ये जो तरुण तेजपाल है वो तो पहले से ही राक्षस है। हाँ। एक नंबर का ब्लैकमेलर है। ये बीजेपी से 20 साल से बीजेपी के पीछे था और इसको कुछ सजा होने वाली नहीं है, क्योंकि इसको बचाने वाले हैं शोमा चौधरी, कांग्रेस है और जावेद अख्तर जैसे लोग हैं। निर्दोष आसाराम बापू जेल में पड़ा है और इसको जेल भी नहीं होगी क्योंकि ये पूरा पॉलिटिक्स है। धन्यवाद। देश क्या सोचता है, देश का आम आदमी क्या भरोसा रखता है और उसका विश्वास कैसे टूटता है, यह आपको बिंदास से दिखाई सुनाई देता है। देश के विभिन्न कोनों से कॉल आते हैं, लोग अपना नाम बताकर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और तब पता चलता है कि हिंदुस्तान के मन में क्या है। यह ऐसा ही जारी रहेगा, लेकिन एक रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हमने आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं तरुण तेजपाल के राक्षसी कृत्य का, या शैतानी कृत्य का। और ऐसा तरुण तेजपाल का चेहरा जो अब तक आपने कभी नहीं देखा, जिसको दबाने की, छुपाने की और नजरअंदाज करने की कोशिश लगातार की गई, लेकिन सोशल मीडिया और सुदर्शन की आवाज के कारण यह सबके सामने आ ही गया। अब इसे अंजाम तक पहुंचाना है और इसलिए आपको आवाज बुलंद करने की और जरूरत है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे मामलों में एक पुरानी हिस्ट्री से लेकर इनकी जांच की जानी चाहिए और ऐसे जो महिला जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए जो है कुछ ऐसा एजुकेशन या प्रोजेक्ट चलाना चाहिए जिससे कि ऐसे लोग किसी बड़े आदमियों के या बड़े ताकत रखने वालों के नीचे दब के ना रह जाए और ऐसे
इनका शोषण ऐसा ना हो, हमेशा से ना होना चाहिए। इसके लिए ऐसा कुछ महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसे एजुकेशन या कुछ ऐसा प्रोग्राम चलाना चाहिए जिससे कि हर फर्म में काम करने वाली महिला जो है ऐसे बलात्कारियों या यौन शोषण करने वालों का खिलाफत कर सके। बिल्कुल, धन्यवाद। वैसे भी आपने बात वैसे सही कही है, लेकिन जो व्यक्ति अपने एक मित्र की बेटी, जो कि रिश्ते में वैसे भी अपने आप बेटी हो जाती है, एक व्यक्ति जो अपने बेटी की सहेली, वो भी रिश्ते में बेटी हो जाती है, उनको तक अगर नहीं छोड़ता है तो इसका इतिहास क्या रहा होगा। उसके बावजूद एक लड़की इनके साथ रही, वो भी उसकी गलती है। दूसरा ये भी यहां पर देखना चाहिए कि ऐसे गंदे लोगों के साथ वो लड़की भी शराब पी रही थी, और क्या ऐसा नालायक व्यक्ति के साथ शराब पीने के बाद वो लड़की इनसे कोई प्रवचन की अपेक्षा कर रही थी? ऐसे गंदे लोगों के साथ ऐसे बर्ताव का व्यवहार एक दिन गलत होना ही है। इसलिए मीडिया की बहनों को मेरा आह्वान है कि ऐसे नालायक लोगों से दूर रहे, और इसलिए आप संघर्ष करें। सुदर्शन आपका साथ देखा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। इस कार्यक्रम को लाइव में देखने के लिए आप टीवी के साथ साथ ही आप sudarshannews.com इस हमारे साइट को भी फॉलो कर सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए जी। मैं देशवासियों को ये बताना चाहूँ कि वही तेजपाल हैं तहलका के, जो मोदी जी के बारे में पता नहीं कितने खुलासे इन्होंने अपने उसमें कर डाले मैगजीन में। हाँ। जिन्होंने रामदेव बाबा के बारे में पता नहीं कितने खुलासे कर डाले अपने पेपर में। जिन्होंने आशाराम बापू के बारे में कितने खुलासे कर डाले अपने पेपर में। लेकिन अब इनका खुलासा कोई बिकाऊ मीडिया नहीं दिखाएगा, इनका खुलासा कोई न्यूज़पेपर नहीं दिखाएगा, क्योंकि इनके तेजपाल एक बंदा नहीं है केवल इस देश में। तेजपाल है, बहुत सारे लोग हैं इस बिकाऊ मीडिया में जो तेजपाल के नाम से नहीं लेकिन अपने अपने नाम से हैं, लेकिन तेजपाल का आचरण इन लोगों ने धारण करके रखा है। और जहां तक बात है बिकाऊ सरकार की, वो तो इनके बाप लगते हैं, इनके बाप पता नहीं कितने छुपे हैं सरकार में। धन्यवाद। यहां पर मनीष तिवारी का भी प्रतिक्रिया हम आपको दिखाते हैं कि मनीष तिवारी इस विषय पर कितनी सावधानी के साथ प्रतिक्रिया देते हैं। मनीष तिवारी के चेहरे पर कितनी चिंता है। चिंता घटना को लेकर है या तरुण तेजपाल को लेकर है, ये भी जरूर है। पहले कॉलर दिखाते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? सूरज जी नमस्कार। आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये जो काम कर रहे हैं इसके लिए। और मैं चाहता हूं कि ये जो तेजपाल है वो तो अभी तो सब जान चुके हैं कि वो उसका मामा कांग्रेस में है, मिनिस्टर है, तो पूरी तरह से उसको बचाने का प्रयत्न किया जाएगा। लेकिन आप जो ट्राई कर रहे हैं और पूरी जनता चाहती है कि उसको एज ए क्रिमिनल उसका इन्वेस्टिगेशन हो जाए और उसको गुनहगार की तरह से उसको इन्वेस्टिगेशन करके कानून के दायरे में लेके आ जाए। और एक अच्छी बात यह है कि वो जो गोवा के चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि वो अपने हिसाब से गोवा में क्राइम हुआ है। तो बिल्कुल धन्यवाद। गोवा के चीफ मिनिस्टर की इमेज बड़ी अच्छी है। उन्होंने पारदर्शी प्रशासन के साथ एक नाम कमाया है। हम उनको दोबारा इस कार्यक्रम से आह्वान करते हैं। मैंने पर्सनली भी उन तक मैसेज पहुंचाने की व्यवस्था की है कि ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जाए। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, आपने जो कांग्रेस के ऊपर परेशान करते हैं, आवाज कट रही है। कांग्रेस है ना, कांग्रेस किसके भी ऊपर आरोप लगा रही है। धन्यवाद। हम यहाँ पर मनीष तिवारी की प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। देखिए, अत्यंत ही एक संवेदनशील मामला है। और देखिए, अत्यंत ही एक संवेदनशील मामला है और इसके पूरे तथ्यों की जानकारी लेकर अगर इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया बनती होगी तो ज़रूर हम वो प्रतिक्रिया आपके समक्ष रखेंगे, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि कल से हम लोग सब यहीं हैं। और आज तो आप देखिए क्या कह रहे हैं सूचना और प्रसारण मंत्री।
अगर यही पर किसी और का नाम होता तो क्या घटना घटी है ये जानने के पहले इन्होंने अपनी पूरी प्रतिक्रिया दे चुकी होती और न जाने क्या क्या आयोग और इंक्वायरी की बात भी की गई होती। लेकिन तरुण तेजपाल का नाम है तो ये पूरी घटना को समझना चाहते हैं। जिस तरुण तेजपाल ने घटना को अपने गुनाह को कबूल करके सजा भी खुद तय कर ली है, उसकी घटना के किस पहलू को मनीष तिवारी समझना चाहते हैं, ये बात भी उनको बताना जरूरी है। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। पूनम माटी मेरठ से बोल रही हूँ। हाँ, मैं कहना चाहती हूँ कि एक चैनल में कुछ टाइम पहले दिखाया था कि जितनी भी ये आसाराम की जितनी भी शादी का बहन है वो आसाराम की खेल है, तो क्या ये जो आप ये दिखा रहे हैं तेजपाल जी, तो इनके साथ जो ये काम कर रही थी मीडिया कर्मी, क्या वो भी ऐसे समझे हम लोग? आप ये सोचिए। बिल्कुल तो वो भी ऐसे ही हुई। बिल्कुल बहन जी, हम तो ऐसा गंदा शब्द यूज नहीं करेंगे, हमारे संस्कारों में ये बात नहीं आती। लेकिन इन लोगों को जरूर ये सवाल पूछना चाहिए जो आप पूछ रही है कि क्या वहां पर भी काम करने वाली बहनों के बारे में ये ऐसा दुष्प्रचार करेंगे, जो कि नहीं करना चाहिए। हालांकि ऐसे लोगों के, गंदे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा कभी ना कभी जरूर होगा। लेकिन फिर भी आपका संवेदनशील सवाल बनता है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो सर, नमस्कार। मैं यहाँ पे इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो तेजपाल वाला केस है, हाँ, इसको ना मीडिया उतनी हाईलाइट कर रही है और ना कोई कुछ हाईलाइट कर रहा है इसको। हाँ, अब ये क्या हो गया, एक तरीके से ये केस नहीं है, ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ हुआ ही नहीं है। और इस तरह के कितने उत्पीड़न केस आते हैं जिसमें हम आप कोई भी मीडिया मतलब उसको दबा देते हैं एक तरीके से। यहाँ पे यही कहूंगा कि मीडिया की जिम्मेदारी होनी चाहिए इन तरह के केसों को आगे लाया है। और तेजपाल जी तो अपने केस में खुद ही जज बन गए हैं। उन्होंने खुद जिस तरह 6 महीने के लिए छुट्टी ले ली, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने रेप करने के बाद खुद निर्णय ले लिया कि हम जो अब साफ सुथरे हो गए, 6 महीने के लिए छुट्टी ले गए। तो इस तरह की जो मानसिकता है लोगों की कि लोग जो बड़े पद में हैं खुद रेप कर रहे हैं, छोटे पद वाले भी इस तरह, मतलब हर आदमी इस तरह सोचना शुरू कर देगा फिर तो। और इससे ना तो जरूरी ऐसे लोगों के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके लिए अलग आना चाहिए कि अगर पढ़े लिखे लोग, एक गंवार व्यक्ति अगर कोई रेप करता है, कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है, तो उसके लिए सजा कम होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बड़ा अफसर या कोई पढ़ा लिखा इस तरह का करता है तो उसके लिए तो मुझे लगता है सजाए मौत ही होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे लोगों के सीधा होनी चाहिए। हम आपको इन लोगों के काले करतूतों का एक और कारनामा दिखाते हैं। जहां पर इन्होंने एक लड़की के ऊपर बलात्कार किया, उसी जगह पर इन्होंने भारत के लोकतंत्र और मीडिया के अधिकारों का भी गलत उपयोग करके एक बलात्कार किया। वो कैसे, ये फोटो में देखिए। ये वो फोटो है जिस फोटो में पी चिदंबरम आपको देख रहे हैं जो लेफ्ट की तरफ है, और जिनका लाल घेरे में जो है ये तालिबान का नंबर 2 का नेता है, जो तालिबान सरकार में मंत्री था। ये जो थिंक फेस्ट इन्होंने गोवा में किया, वहां पर तालिबान जो कि दुनिया में ब्लैक लिस्टेड है, तालिबान जिनको दुनिया में कहीं पर भी वीजा नहीं दिया जाता, तालिबान जो कि इस दुनिया में नर्क को पैदा करने की फैक्ट्री माना जाता है, उस तालिबान के नेता को इन्होंने बिठाया और हमारे होम मिनिस्टर रहे। और अब हमारे देश के वित्त मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सरकार में 2 नंबर के मंत्री की ऐसी क्या मजबूरी है कि पुतले के जैसे उनको ऐसे विश्वद्रोही व्यक्ति के साथ में बगल में बैठना पड़ा। इसका जवाब पी चिदंबरम को देना चाहिए। ये तहलका वालों के कार्य कारनामों का एक और ये फोटो उजागर करता है कि ये लोग और भी कैसे कैसे बलात्कार इन्होंने और भी तरीके से किए हैं। और ये मजबूरी है लगता है यहाँ पर तेजपाल की। ये जो लोग उनके मंच पर यहाँ बैठे हुए हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से है, जो मीडिया के इंडस्ट्री से है, इनको भी इनके साथ अपने रिश्तों को स्पष्ट करना जरूरी है। उनकी प्रतिक्रिया भी इस पर आनी चाहिए, उन्होंने भी अपनी बात को रखना चाहिए और उनकी प्रतिक्रिया क्या है ये भी यहाँ पर देखना जरूरी है। ये वही व्यक्ति है जो हम आपको फोटो में दिखा रहे हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। पत्रकारिता जो देश की, समाज की दशा और दिशा बदल दे, तेजपाल नाम तहलका से ही पैदा हुआ और तहलका से आज जाने को है। यही कुदरत का करिश्मा है जिसने कलियों को ना खिलने पर, फूलों को मुरझाने पर विवश कर दिया हो, जिसके तहलका से अटल नीति उदय होने से पहले ही मुरझाने लगी, आज दरोगा के सम्मुख पेश होने को है। राजनीति में पैठ रखने वाला जिसने एक अलग पहचान बनाई, कई राजनीतिकों के काम आई, जैसे तहलका उनके लिए कर्णधार बनकर आया।
देर सवेर उनके लिए मार्ग प्रशस्त करता गया और किसी को पस्त करता गया। जैसे कुकृत करके आया वैसे जाने को है। इसने आर्मी अफसर को लड़कियां भेजकर फंसाने का काम किया। आज टट्टर करने वाले खामोश हैं, उनका खास पहरेदार जाने वाला है। समय ही है, सांप्रदायिकता का प्रमाण पत्र बांटने वाला सही समय पर देश के हाथ आया है। सही यही समय है जब इसके साथ मिल बैठकर खाने वालों का पर्दाफाश होगा। यह दामनी के गुनाहगारों जैसी सजा पाने का हकदार है। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात आपने कही। हम यहां पर उपायों पे नजर डालते हैं। देखिए, तरुण तेजपाल पर यौन शोषण मामले के तहत कार्रवाई हो। तरुण तेजपाल पर यौन शोषण मामले की जांच के लिए तहलका ने कमेटी बनाई है। क्या ये कमेटी सही न्याय कर पाएगी? क्या ये कमेटी तेजपाल को जेल में भेज पाएगी? क्या इस कमेटी के निर्णय से पीड़िता सहमत हो पाएगी? ये सवाल हम सबके सामने है और हम अंदाजा भी लगा सकते हैं। ये कमेटी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए नहीं बल्कि तेजपाल को बरी करने के लिए बनाई गई है। इसलिए तेजपाल पर गोवा पुलिस कड़ी कार्रवाई करे। पीड़िता के साहस की सराहना करनी होगी। ऐसा नहीं है कि पहले भी इस तरह के मामले सामने ना आए हों। सन टीवी के एक पत्रकार पहले भी इस तरह यौन अत्याचार का शिकार हो चुकी है, उसे आज तक न्याय नहीं मिला। प्रसार भारती में भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन किसी में भी आरोपी जेल में नहीं जा पाए। तेजपाल का साथ देने वाले लोगों को भी कड़ी सजा मिले। जावेद अख्तर जैसे लोग तेजपाल को दोषी बताने की बजाय महिला को ही दोषी ठहरा रहे हैं। जो लोग तेजपाल जैसे राक्षस का साथ देते हों उन्हें आरोपी से भी बड़ी सजा मिले। तरुण तेजपाल के काले कारनामों को सामने लाया जाए। जिस तरह से तरुण तेजपाल का राक्षसी चेहरा सामने आया है, उसी तरह से इसके ब्लैकमेल के धंधे का भी पर्दाफाश करने की जरूरत है। कैसे ये ब्लैकमेलर लोगों को ब्लैकमेल करता है। तो ये उपाय हो सकते हैं और इससे भी सबसे बड़ा निर्णायक उपाय है आप और हम जब तक ऐसे मुद्दों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे और नजरअंदाज करने वालों को सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक ये मसले सामने नहीं आएंगे। कल्पना करिए कि सोशल मीडिया और सुदर्शन न्यूज ने इस मुद्दे को पहले दिन अगर नहीं उठाया होता तो देश का कोई मीडिया भी इसको इतने दिनों बाद भी उठाने को तैयार नहीं था। यह हमारा अस्तित्व का कारण है कि यह मुद्दा सामने आया और अब तरुण तेजपाल का जेल जाना तय माना जा रहा है। हालांकि अब तक ऐसा नहीं हुआ है। न जाने ये और कौन सी सीढ़ियां बाहर निकालकर कुछ लोगों के हाथ बांधने का प्रयास भी कर सकता है, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा और हिंदुस्तान अपनी आवाज बिंदास के बोल के द्वारा बेखौफ तरीके से सामने रख पाया है और ये आवाज जरूर तरुण तेजपाल को सलाखों के पीछे लेकर जाएगी और उचित कार्रवाई करेगी। आज के लिए इतना है। जय हिंद।